जाएंगे। जैसे कि काफी सारे काम ऑनलाइन होते हैं और काफी सारे काम ऑफलाइन होते हैं, सभी काम सिखाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि जन सेवा केंद्र पर जितना भी काम होता है वो सभी काम आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं और वहां पर कस्टमर को सभी प्रकार की सेवाएं दे सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज से हम लोग जन सेवा केंद्र का फुल कोर्स शुरू कर रहे हैं और यह इस कोर्स की पहली क्लास है। देखिए दोस्तों, जब आप एक जन सेवा केंद्र खोलेंगे तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर जन सेवा केंद्र के लिए कौन सा कंप्यूटर खरीदें या फिर कैसा कंप्यूटर बनवाएं जिसमें जो है जन सेवा केंद्र के सभी काम आसानी से हो पाए। तो आज की पहली क्लास के अंदर हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको जो है जन सेवा केंद्र के लिए कैसा कंप्यूटर खरीदना चाहिए या फिर कैसा कंप्यूटर बनवाना चाहिए। जब आप एक नया कंप्यूटर खरीदेंगे या फिर बनवाएंगे तो उसमें आपको बनवाते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना है। जो भी आप कंप्यूटर बनवा रहे हैं उसमें जो है कम से कम 4 GB का रैम होना जरूरी है। अगर 4 GB से कम रैम रहेगा तो उसमें काम करने में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 8 GB का रैम लगवा लेंगे तो और अच्छा रहेगा, आप सारे काम को काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आपको स्टोरेज के लिए 128 GB का SSD डलवा लेना है और 500 GB का हार्ड डिस्क। SSD क्यों डलवाना है? क्योंकि इसमें जो है आपको अपना विंडोज इंस्टॉल करना है और जितने भी एप्लीकेशन पर आप काम करेंगे वो आपको SSD में इंस्टॉल करनी है। SSD लगवाने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी प्रोग्राम को काफी फास्ट तरीके से ओपन कर पाएंगे और उस पर काफी तेज तरीके से काम कर पाएंगे। SSD का यही फायदा है। और HDD यानी कि हार्ड डिस्क क्यों डलवानी है? क्योंकि आप अपने कस्टमर का डेटा जो है स्टोर करके रखेंगे, अपना डेटा स्टोर करके रखेंगे, तो आपको 500 GB की हार्ड डिस्क भी डलवा लेनी है। अगर आपका बजट कम है, आप SSD नहीं डलवाना चाहते हैं तो आप 1 TB की हार्ड डिस्क डलवा सकते हैं या फिर केवल 500 GB की जो है हार्ड डिस्क डलवा करके भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात की अगर आपका बजट ज्यादा है, आपके पास थोड़े पैसे हैं, तो आप जो है 256 GB की SSD डलवा लेंगे तो और अच्छा रहेगा और 1 TB की हार्ड डिस्क डलवा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि जो आप हार्ड डिस्क डलवा रहे हैं वो WD की डलवाइएगा, सबसे बेस्ट होती है। इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा मदरबोर्ड पर भी ध्यान देना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन सभी मदरबोर्ड को डलवा सकते हैं, जैसे कि गीगाबाइट का अच्छा मदरबोर्ड होता है, आसूस का मैं इस्तेमाल करता हूं, ये भी काफी अच्छा मदरबोर्ड है, और MSI का सबसे अच्छा मदरबोर्ड होता है, ये थोड़ा महंगा मिलेगा, और बाकी आसूस का और गीगाबाइट का थोड़ा सस्ता भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये मदरबोर्ड डलवा सकते हैं, वरना आप जो है थोड़ा कम पैसे का भी मदरबोर्ड डलवा सकते हैं। जब आप दुकान पर जाएंगे तो वहां पर जो है आप दुकानदार से बोलेंगे कि आपको जो है एक कंप्यूटर असेंबल करवाना है CSC के लिए, तो वो आपको जो है एक लिस्ट बना करके दे देंगे कि इतने का मदरबोर्ड है, इतने का SSD है, इतना का रैम है। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो है मदरबोर्ड को चेंज भी करवा सकते हैं या फिर और भी मदरबोर्ड हैं जो कम प्राइस में आते हैं उसको भी डलवा सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर जो है 2 कंपनी बनाती है, एक AMD जो कि राइजन के नाम से बनाती है, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 इस तरीके से आता है, और एक है इंटेल बनाती है i3, i5, i7 प्रोसेसर। तो आपको क्या काम करना है, अगर आपका बजट कम है तो आपको कम से कम 7th जनरेशन का i5 प्रोसेसर लगवाना है। मैं i5 इंटेल का ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो है इसी का इस्तेमाल करता हूं। बाकी दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AMD अपनी जगह पर सही है और इंटेल अपनी जगह पर सही है, बाकी मैं जो इस्तेमाल करता हूं वो बता रहा हूं, ठीक है। आप AMD का राइजन प्रोसेसर भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि कम से कम 7th जनरेशन जरूर हो और i5 प्रोसेसर हो, और अगर आप जो है i3 इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर राइजन 3 इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 11th या फिर 12th जनरेशन का प्रोसेसर आपको लगवाना है। और अगर आपके पास पैसे हैं यानी कि आपका बजट अच्छा है तो आप जो है 11th जनरेशन का या फिर 12th जनरेशन का i5 प्रोसेसर लगवा लेंगे तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। फिलहाल मैं आपको सारी कंडीशन बता दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से जो है अपने कंप्यूटर को असेंबल करवाना है अपने बजट के हिसाब से, ठीक है। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड जो है आप ज्यादा से ज्यादा 2 GB का डलवा सकते हैं, वैसे इसे नहीं भी डलवाएंगे तो भी काम चल जाएगा, इसे डलवाने की उतनी जरूरत नहीं है। बात करते हैं कीबोर्ड माउस की, तो ये जो कीबोर्ड माउस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और जब से मैंने खरीदा है इस माउस में या फिर कीबोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ये डेल का माउस है और डेल का कीबोर्ड भी है। कीबोर्ड जो है आपको 600 रुपए के लमसम में मिल जाएगा और माउस जो है आपको 250 रुपए के लमसम में मिल जाएगा। तो आपको डेल का ही माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल करना है, बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार 200-250 वाला कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 100-150 वाला माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपकी मर्जी है। बात करते हैं मॉनिटर की कि आपको मॉनिटर कौन सा लेना है, तो देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां मॉनिटर बनाती है, कुछ सस्ते मॉनिटर आपको मिल जाएंगे, कुछ महंगे मिलेंगे। जैसे कि अगर आप जेब्रॉनिक का लेंगे तो काफी सस्ता आपको मिल जाएगा, डेल का भी सस्ता मिलेगा और एसर का भी सस्ता मिलेगा, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सस्ते मॉनिटर प्रोवाइड कर देती हैं आपको, आप वो मॉनिटर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है अच्छी क्वालिटी का और बेस्ट मॉनिटर लेना चाहते हैं तो आप LG का ले सकते हैं, सैमसंग का ले सकते हैं और HP का ले सकते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप सस्ते मॉनिटर से ही काम चलाइएगा, उसमें भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो है आपको अपना दिमाग लगाना है और अपने बजट के हिसाब से जो है मॉनिटर को भी चूज करना है। इसके बाद बात आती है कि कंप्यूटर में कौन सा विंडोज़ डलवाएं, तो देखिए विंडोज़ जो 7 है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इस्तेमाल करने में सबसे आसान भी है, तो आप इसे भी डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस पर भी जो है जनसेवा केंद्र का सभी काम कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी जनसेवा केंद्र चलाते हैं, जितने भी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह हैं वो विंडोज़ 7 ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप जो है विंडोज़ 10 डलवाना चाहते हैं या फिर विंडोज़ 11 डलवाना चाहते हैं तो ये भी डलवा सकते हैं, ये भी सबसे बेस्ट हैं। ये जो है लेटेस्ट वर्जन है, इसमें आपको और भी फीचर मिल जाते हैं और भी सुविधाएं मिल जाती हैं, जिसमें जो है आप और भी बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। तो तीनों विंडोज में से आप कोई भी विंडोज डलवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि कितने प्राइस में जो है हम अपने कंप्यूटर को बनवाएं। तो देखिए, अगर आपका बजट कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार के बीच में जो है अपना कंप्यूटर बनवा लें, जिसमें जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, सब कुछ मिल जाता है। आपको करना क्या है कि आपको किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जाना है और बोलना है कि हमें जो है जनसेवा केंद्र चलाने के लिए एक 15,000 रुपये का कंप्यूटर बनवाना है। वो सारी डिटेल आप हमें लिख करके दे दीजिए जो आप हमें 15,000 पे दे सकते हैं। तो वो जो है आपको वो सारी डिटेल लिख करके दे देगा कि ये प्रोसेसर लगेगा, इतना रैम रहेगा, ये वाला स्टोरेज रहेगा, वो सब कुछ आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। और उसके बाद जो है आप अपनी इच्छानुसार उसमें चेंज भी करवा सकते हैं कि आप ये वाली चीज़ें डाल दीजिए या फिर इसे हटा दीजिए। और इसके बाद जो है एक अच्छा कंप्यूटर जिससे आप जनसेवा केंद्र चला पाएंगे वो आप 15 से 20 हज़ार रुपये के बजट में ही मिल जाता है आपको। और अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये तक का कंप्यूटर बनवाएं। उससे ऊपर का कंप्यूटर बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू में पैसा क्यों लगा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये तक का ही कंप्यूटर बनवाएं, जिसमें जो है आप CSC के सारे काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है नया कंप्यूटर नहीं बनवाना चाहते हैं, आपका बजट कम है, तो आप पुराने कंप्यूटर से भी काम चला सकते हैं। आप किसी भी दुकान से पुराना कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं, या फिर कोई बंदा कंप्यूटर बेच रहा है तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। बस खरीदते वक्त आपको जो है उसके प्रोसेसर का और रैम का और स्टोरेज का, इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर ये चीज़ें जितनी अच्छी आप लोगे उतना ही अच्छा आपका कंप्यूटर काम करेगा। तो आप पुराने कंप्यूटर से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आपके पास बजट है तो आप नया कंप्यूटर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी प्रश्न है और आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप जो है हमसे इंस्टाग्राम पर बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर गुलाब गुरु ऑफिशियल नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप उसे सर्च करके हमसे डायरेक्ट मैसेज पर बात कर सकते हैं। लैपटॉप को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि जनसेवा केंद्र के लिए कौन सा लैपटॉप खरीदें, किस कंपनी का लैपटॉप खरीदें जिसमें जो है जनसेवा केंद्र के सभी काम कर सकें। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लैपटॉप खरीदें या फिर कंप्यूटर खरीदें। तो मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप के मुकाबले आपको कंप्यूटर खरीदना सही रहेगा, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो लैपटॉप से ज्यादा होती है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, यानी कि स्पीड होती है, वो लैपटॉप से ज्यादा होती है। साथ में जो है प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है। अगर आप 25,000 रुपये का कोई लैपटॉप ले रहे हैं और जो चीजें आपको उस लैपटॉप में मिल रही है वही चीजें आपको जो है 20,000 के या फिर 15,000 के कंप्यूटर में भी मिल जाती है। तो कंप्यूटर जो है बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि अगर आप जो है लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए। पहले नंबर पे हम जो है HP कंपनी को रख रहे हैं। HP के लैपटॉप काफी अच्छे होते हैं, बिल्ड क्वालिटी जो है इनकी काफी जबरदस्त होती है, तो आप HP के लैपटॉप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम डेल कंपनी को रख रहे हैं। डेल कंपनी के भी लैपटॉप काफी बेहतरीन होते हैं, आप इसे भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम Lenovo के लैपटॉप रख रहे हैं। आप Lenovo के लैपटॉप भी ले सकते हैं। बाकी आप अदर कंपनियों के लैपटॉप भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लैपटॉप लेते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो लैपटॉप की डिस्प्ले होगी, यानी कि स्क्रीन, वो 15 इंच की रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, देखने में आसानी रहेगी। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर दो कंपनियां बनाती है, एक AMD है और एक है Intel। AMD जो है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 इस तरीके से प्रोसेसर निकालती है, और Intel जो है i3, i5, i7 इस तरीके से प्रोसेसर निकालती है। दोनों ही प्रोसेसर अपनी जगह पर काफी बेस्ट हैं। आप दोनों ही प्रोसेसर में से कोई सा भी प्रोसेसर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक नया लैपटॉप लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है। तो देखिए, आपको जो है नया लैपटॉप लेते वक्त सबसे पहले तो रैम का ध्यान देना है। कम से कम 8 GB का रैम होना चाहिए। DDR3 या फिर DDR4 रैम रहेगा तो और अच्छा रहेगा। बात करें स्टोरेज की तो कम से कम जो है आपके लैपटॉप में 256 GB का SSD स्टोरेज होना चाहिए। SSD क्या काम करता है, जो आपके काम करने की स्पीड है उसको काफी तेज कर देता है। आप मल्टीपल काम को जो है काफी तेज तरीके से कर पाते हैं। बाकी अगर आप जो है 512 GB का SSD वाला लैपटॉप ले रहे हैं तो और बेहतर रहेगा। बात करें प्रोसेसर की तो आपको नए लैपटॉप में कम से कम 11th जनरेशन या फिर 12th जनरेशन का प्रोसेसर लेना है। आप Intel का i3 ले सकते हैं, i5 ले सकते हैं, Ryzen 3 या फिर Ryzen 5 प्रोसेसर ले सकते हैं। अगर आप i5 लेते हैं या फिर Ryzen 5 लेते हैं तो और बेहतर रहेगा। कोशिश करें कि नए लैपटॉप में अच्छा से अच्छा प्रोसेसर आपको मिले। लेकिन अगर आपका बजट काफी कम है और आप एक नया लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप इस रेंज में भी लैपटॉप ले सकते हैं। जैसे कि आपके लैपटॉप में कम से कम 4 GB का रैम होना जरूरी है। इससे नीचे रहेगा तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। स्टोरेज में अगर आपको 256 GB की SSD मिल रही है तो और जबरदस्त है। अगर आपको SSD नहीं मिल रही है तो कम से कम आपको 256 GB की हार्ड डिस्क लेनी है, या फिर अगर हार्ड डिस्क आपको 512 GB की मिल रही है तो और बेहतर रहेगा। प्रोसेसर अगर आपको 9th जनरेशन का या फिर 10th जनरेशन का मिल रहा है, i3 या फिर i5 या फिर Ryzen 3 या फिर Ryzen 5, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस बजट के लैपटॉप पर भी जनसेवा केंद्र का काम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आप पुराना लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान देना है। आप में से काफी सारे लोग पुराना लैपटॉप ही लेना चाहते हैं, तो वो लोग जो है खास करके इन बातों का ध्यान दें कि जो आप पुराना लैपटॉप ले रहे हैं उसमें कम से कम 4 GB का रैम हो। अगर 8 GB का रैम मिल रहा है तो और जबरदस्त है। स्टोरेज में अगर आपको 256 GB की SSD मिल रही है तो और जबरदस्त है। अगर आपको SSD नहीं मिल रही है तो कम से कम 256 GB की हार्ड डिस्क हो या फिर 512 GB की हार्ड डिस्क रहेगी तो और बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करें प्रोसेसर की तो जिसमें आपको जो है पुराने लैपटॉप में ज्यादातर AMD के डुअल कोर के प्रोसेसर मिलेंगे, या फिर Intel के i3 प्रोसेसर या फिर i5 प्रोसेसर मिलेंगे, या फिर जो है AMD के जो Ryzen प्रोसेसर आते हैं जैसे कि Ryzen 3 या फिर Ryzen 5 वो प्रोसेसर मिलेंगे। और वो जो आपको प्रोसेसर मिलेंगे वो पुरानी जनरेशन के होंगे, जैसे कि 6th जनरेशन, 7th, 8th या फिर 9th, 10th। तो पुराने लैपटॉप में ज्यादा से ज्यादा आप 6th जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे। अगर 7th जनरेशन का मिल जा रहा है या फिर 8th जनरेशन का मिल जा रहा है तो और सही रहेगा। तो जितना नया प्रोसेसर वाला आप पुराना लैपटॉप लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो पुराने लैपटॉप को खरीदते वक्त आपको इन बातों का ध्यान देना
देना है। साथ में जो है आपको एक और बात का ध्यान देना है कि पुराना लैपटॉप में बैटरी का जो बैकअप है वो कम से कम 1 से 2 घंटे का जरूर हो, और अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप जरूर हो। बात करें कीबोर्ड माउस की, तो आप जो है डेल कंपनी का कीबोर्ड माउस ले सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी आप अपनी मर्जी से भी कीबोर्ड और माउस ले सकते हैं। बात करें विंडोज की, तो अगर आप एक नया लैपटॉप लेते हैं तो ज्यादातर जो है आपको विंडोज 10 या फिर इस समय अगर आप नया लैपटॉप लेंगे तो विंडोज 11 जो है उसके अंदर मिलेगा। अगर आप पुराना लैपटॉप ले रहे हैं और उसमें विंडोज 7 भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विंडोज 7 हो या फिर विंडोज 8 हो या फिर विंडोज 10 हो या फिर विंडोज 11 हो, सब पर जो है आप जनसेवा केंद्र का काम कर सकते हैं। अगर आप पुराना लैपटॉप लेते हैं तो आपको 10 से लेकर के 20,000 तक भी पुराने लैपटॉप मिल जाते हैं, और 5 से लेकर के 10,000 के बीच में भी आपको पुराने लैपटॉप मिल जाते हैं। जो भी मैंने आपको चीजें बताई है पुराने लैपटॉप में, आपको वो चीजें देख करके अपनी रेंज के हिसाब से, आपके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से आपको एक पुराना लैपटॉप लेना है। बाकी अगर आप जो है नया लैपटॉप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कुछ लैपटॉप मैं दिखा देता हूं, इन लैपटॉप को आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं लैपटॉप को लें। अगर आपका बजट कम है तो आप दुकान पे जाकर के कम बजट वाला लैपटॉप भी ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप दूसरी कंपनी का लैपटॉप ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जो भी लैपटॉप लेना चाहते हैं, जिस भी रेंज में लेना चाहते हैं, अपने बजट के हिसाब से आपको लैपटॉप खरीदना है। मैंने जो है इस वीडियो के अंदर आपको एक आइडिया दिया है कि आपको लैपटॉप खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान देना चाहिए। बाकी आप अपना भी दिमाग लगा करके एक अच्छा सा लैपटॉप खरीद सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुलाब गुरु ऑफिशियल, आप हमसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन सेवा केंद्र की तीसरी क्लास में। आज हम सीख हैं। देखिए दोस्तों, इस कोर्स को मैंने इस तरीके से बनाया है कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है, आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी आप केवल इस कोर्स को करने के बाद कंप्यूटर चलाना भी सीख जाएंगे और जनसेवा केंद्र पर काम करना भी सीख जाएंगे। देखिए, जब आप एक नया कंप्यूटर बनवाते हैं या फिर खरीदते हैं तो आपको जो है सारी चीजें अलग अलग मिलती है। जैसे कि सीपीयू आपको अलग मिलेगा, मॉनिटर अलग मिलेगा, माउस अलग मिलेगा, कीबोर्ड अलग मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको अपने कंप्यूटर के साथ सेट करना होता है। तो अगर आपको कंप्यूटर को सेटअप करना नहीं आता है तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कंप्यूटर का सेटअप करना आता है तो आप अगली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम सीपीयू के अंदर कौन सा वायर कहां पर लगेगा उसे सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आप एक नया कंप्यूटर बनवाते हैं या फिर कहें असेंबल करवाते हैं तो आपको जो है कंप्यूटर के साथ कुछ वायर भी दिए जाते हैं। इस तरीके से वायर होते हैं। एक एक करके सभी वायर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसको जो है पावर सप्लाई वायर बोलते हैं। आप इसे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इसमें जो है होल बने होते हैं और यहाँ पर जो है ये पावर सप्लाई में लगता है। आप इसका जो सांचा बना हुआ है ना, इसे देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल मैच हो जाएगा। और मैच होने के बाद जो है आपको इस तरीके से पकड़ना है और बस थोड़ा सा प्रेशर देकर के यहाँ पर जो है बैठा देना इस तरीके से। ठीक है, मैंने पूरा बैठा दिया है। अब आप देख सकते हो, बस यही थोड़ा सा काम करना है। और ये जो दूसरा वाला हिस्सा होता है ना, इसको आपको बोर्ड में लगाना होता है। अभी हम बोर्ड में भी लगाना सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से भी एक और केबल मिला होगा। आप इस केबल को देख लीजिए। इस केबल का नाम है बीजीए केबल, और इस केबल का इस्तेमाल करके हम अपने सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं ताकि हम अपने मॉनिटर पर डिस्प्ले को देख पाएं। अगर ये केबल सही से आप नहीं कनेक्ट करेंगे तो नो सिग्नल का या फिर जो है आपके डिस्प्ले पर स्क्रीन ही नहीं आएगी। तो ये केबल कैसे लगाना है, इसमें देखिए इस तरीके से पोर्ट बना होगा और सेम इसी तरीके से आपके सीपीयू में जो है पोर्ट बना होगा। मेरे सीपीयू में दो पोर्ट बना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों में से मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ। बस आपको जो है इस सांचे को मिलाना है और सीपीयू वाले सांचे को, और इसके बाद जो है इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देकर के छोड़ देना है। इसके बाद जो है इसमें जो है इस तरीके से एक स्क्रू जैसा बना होगा, उस स्क्रू को जो है आपको घुमाना है। घुमाने के बाद जो है ये पूरी तरीके से इसमें फिट बैठ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैठ गया है। अब ये बाहर नहीं निकलेगा। और इस केबल का जो दूसरा हिस्सा होता है ना, ये आपको जो है मॉनिटर में लगाना होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मॉनिटर में भी पोर्ट बना रहेगा। वहां पर जो है आपको सेम इसी तरीके से प्लग करके इसको जो है स्क्रू को घुमा देना है और ये उसमें फिट हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं जो है अपने कंप्यूटर को वीजीए केबल से नहीं चलाता हूं, मैं चलाता हूं एचडीएमआई केबल से, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन बीजीए केबल के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग जो है बीजीए केबल से ही अपने कंप्यूटर को चलाते हैं, तो इसलिए मैं जो है इसके बारे में बता दे रहा हूं। फिलहाल इसको खोलने के लिए पूरा स्क्रू को ढीला कर लीजिए, इसके बाद पीछे की साइड में खींच देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बीजीए केबल को लगाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो है अपने कंप्यूटर को एचडीएमआई केबल से चलाता हूं, इस पे एचडीएमआई भी लिखा है, तो हम जो है इसी को यहाँ पर लगाएंगे और इसी से चलाएंगे। फिलहाल मैंने आपको बीजीए केबल भी बता दिया है किस तरीके से लगाना है। तो मेरे सीपीयू में जो है दो एचडीएमआई पोर्ट दिए गए हैं, एक यहाँ पर है, लिखा भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और एक नीचे है। तो मेरा ये वाला काम नहीं करता है और मेरा ये वाला काम करता है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको जो है इस तरीके से पकड़ लेंगे और बिल्कुल जिस तरीके से सांचा बना है उस तरीके से बस ऐसे लगा के फिट कर देंगे। ये आराम से जो है फिट हो जाएगा। आप देखेंगे ये जो है फिट हो चुका है। अब आपको जो है अपना माउस लगाना है। माउस को लगाना बहुत आसान है। आप माउस में देखेंगे इस तरीके से जो है यूएसबी पोर्ट बना है, और जितना भी ये यूएसबी पोर्ट बना है ना, आप किसी में भी लगा सकते हैं। जितना भी ये यूएसबी पोर्ट दिया है ना, इसमें से आप किसी भी पोर्ट में जो है लगा देंगे। लगाना बहुत आसान है। बस जो है आप इस तरीके से पकड़िए और यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको प्लग कर दीजिए। बस अब जो है आपका माउस भी इसके अंदर जो है लग चुका है। ठीक है, इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। जिस तरीके से आपने माउस को लगाया है, ठीक उसी तरीके से आपको जो है कीबोर्ड को भी लगाना होता है, क्योंकि कीबोर्ड का जो वायर होता है वो भी यूएसबी वायर ही होता है। आप ये देख सकते हो। और आप जो है इसे कुछ इस तरीके से इसके ऊपर वाले यूएसबी पोर्ट में या फिर नीचे वाले यूएसबी पोर्ट में, जहां पर भी आप लगाना चाहो, इस तरीके से आप इसे लगा देंगे। इसके बाद जो है ये भी आपका कनेक्ट हो जाता है। इसे भी हम लोग साइड में रख देते हैं। इसी तरह से आप और भी चीजों को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वाईफाई एडाप्टर है, आप देख सकते हैं। इसी एडाप्टर से जो है हम कंप्यूटर में अपना वाईफाई कनेक्ट करा करके इंटरनेट को चलाते हैं। ये मार्केट में जो है आपको 2 से 250 रुपए का मिल जाता है। काफी सारे लोग पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। इसी से जो है इंटरनेट चलता है। तो इसको भी जो है सेम यूएसबी पोर्ट ही दिया है, आप देख सकते हो। और आप जो है यहाँ पर इसको प्लग कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, बस इसी तरीके से लगा देना होता है। इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसी तरह से हम जो है अपने साउंड को भी कनेक्ट कर लेंगे। देख सकते हो मेरे पास 2 साउंड है। कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे कैसे पोर्ट दिए गए हैं। एक तो यूएसबी पोर्ट है और एक जो है इस तरीके से जो लीड वाला पोर्ट होता है उस तरीके से। तो इस वाले पोर्ट को जो है हम यहाँ पर लगाएंगे। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर, तो आपको जो है इस वाले को इसके अंदर लगा देना है। कुछ इस तरीके से ये लग जाएगा। और इसके बाद ये जो यूएसबी पोर्ट है ना, इसको जो है आपको इसके बगल में जो है लगा देना है यहाँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सेट हो गया है। तो देखिए अब जो है हमारा जो साउंड है वो भी हमने सेट कर दिया है। अब दोस्तों हमने सीपीयू के अंदर सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब हमें जो है मॉनिटर के अंदर कनेक्शन करना है। तो दोस्तों ये है मेरा मॉनिटर, जो कि एचपी कंपनी का है और ये 24 इंच का है। आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम क्या काम करेंगे, इस मॉनिटर को जो है उठा करके थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमें जो वायर लगाने हैं वो पीछे की साइड में ही लगाने हैं। आप देख सकते हो। ठीक है, पीछे जो है आपको एचडीएमआई पोर्ट मिल जाता है और वीजीए पोर्ट भी मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या काम करना है, अगर आप जो है वीजीए पोर्ट कनेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से वीजीए केबल को लेकर के इसके अंदर प्लग करना है और इस तरीके से इसको कस देना है। इसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं वीजीए केबल से नहीं चलाता हूं बल्कि एचडीएमआई से चलाता हूं। तो एचडीएमआई को कनेक्ट करना बहुत आसान है। बस आप जो है अपने मॉनिटर को पकड़ के रखिएगा और इसके बाद जो है इस तरीके से इसके अंदर खोल देना है। बस बहुत
आसान है, बस थोड़ा सा पुश करेंगे तो इसके अंदर लग जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लग गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको मॉनिटर में पावर देने के लिए इस तरीके से एक चार्जर केबल मिला होगा, कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपको एक केबल जरूर मिला होगा। उस केबल को जो है आपको इसके अंदर जो है बहुत ही आसानी से बस इस तरीके से कनेक्ट करना है, कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो स्टैंड दिया गया ना, इस स्टैंड में जो है आप इसको काफी अच्छे तरीके से प्लग करके रख सकते हो, इस तरीके से मतलब डाल दीजिएगा तो इधर उधर ये हिलेगा नहीं। ठीक है, अब देख सकते हो ये फिट हो गया है। मॉनिटर के साथ जो है हमें इस तरीके से कवर भी मिला था, तो हम क्या काम करेंगे, इस कवर को भी जो है यहाँ पर इस तरीके से फिट कर देंगे। एक हमने पावर केबल लगाई जो मॉनिटर को पावर देगा, और एक हमने जो है HDMI केबल लगाई, आप चाहे तो VGA केबल भी लगा सकते हैं जो हमारे CPU से यहाँ पर स्क्रीन को दिखाएगा। इसके बाद जो है इस चार्जर के साथ आपको इस तरीके से केबल मिला होगा कनेक्ट करने के लिए। इस केबल का जो दूसरा हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं। इसको जो है आपको इस चार्जर में जो है इस तरीके से लगा देना है, थोड़ा सा बस प्रेशर दोगे आराम से बैठ जाएगा। इसको लगाने के बाद अब आपको जो है केवल इसे जो है पावर में कनेक्ट करना है जहाँ पे आपका बोर्ड है। अब दोस्तों आप कंप्यूटर का पूरा सेटअप पूरी स्क्रीन में देख सकते हैं। हमने जो है CPU के सारे वायर को, सारे तार को जहाँ पर कनेक्ट करना था वहीं पर कनेक्ट किया है, और कहाँ पर कनेक्ट किया है वो मैंने आपको दिखाया भी है। आपको भी जो है सेम इसी तरीके से अपने CPU में वायर को कनेक्ट करना होता है, और मॉनिटर में किस तरीके से वायर को कनेक्ट करते हैं, कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब जो है आपका कंप्यूटर का सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब आप जो है अपने CPU को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, यानी कि बिजली दे सकते हैं। मॉनिटर वाला वायर है, इसको भी जो है आपको बोर्ड में लगाना है। ठीक है, इन दोनों वायर को बस आपको बोर्ड में लगाना है। तो चलिए बोर्ड में भी लगा करके मैं आपको इसे चला करके दिखा देता हूं कि अब जो है ये ऑन हो रहा है कि नहीं। मैंने जो है वायर को कनेक्ट कर दिया है, एक CPU का वायर है और एक मॉनिटर का वायर है। जो दो वायर मैंने आपको दिखाए थे इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करने के लिए, वही वायर जो है आपको इस तरीके से बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। अगर आपके पास UPS है तो आप UPS में भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पीछे की साइड में देख सकते हैं जिस तरीके से हमने कनेक्शन किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से कनेक्शन है, और इसी तरीके से आप जो है मॉनिटर में भी देख सकते हैं। हमें आप कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से इसे ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपके जो मॉनिटर है आपका उसमें जो है लाइट आ जाएगी, और CPU में जो है एक पावर बटन होता है इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये पावर बटन जो है नीचे भी हो सकता है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि CPU में सबसे बड़ा बटन यही होता है। तो आपको जो है इसी को प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही आपके CPU में जो है लाइट जल जाएगी। मैं जो है RGB का कैबिनेट यूज करता हूँ जिसमें इस तरीके से लाइट वगैरह आती है, तो इस तरीके से आपका CPU ऑन हो जाएगा और आपका कंप्यूटर भी जो है इस तरीके से ऑन होने लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑन हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप जो है इस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कुछ भी करना हो कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड में भी लाइट आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूं जला करके, देख सकते हो कीबोर्ड में भी लाइट जल रही है, और आप देखेंगे यहाँ पर माउस में भी जो है लाइट जल रही है। एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी मॉनिटर में लाइट नहीं जल रही है तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर नीचे की साइड में जो है आपको एक पावर बटन मिल जाएगा। मॉनिटर में भी नीचे की साइड में होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे यहीं पर होगा, आप इसे प्रेस करेंगे तो पावर जो है कट हो जाएगी, और इसे प्रेस करेंगे तो पावर जो है इसके अंदर आ जाएगी। तो अगर आपकी मॉनिटर में पावर नहीं आ रही है तो आप वहाँ से जो है ऑन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल जो है हमारे मॉनिटर में पहले से ही आ रही थी और मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्यूटर को कैसे सेटअप करते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी बताई है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, यानी कि कैसे चालू करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं ये पता है तो आप अगली क्लास देख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं इसके बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो देखिएगा। अगर आपने कंप्यूटर को सेटअप कैसे करते हैं वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा। कंप्यूटर को सेटअप करना भी मैंने सिखाया है। सेटअप करने के बाद जो है आपको अपने मॉनिटर को और अपने CPU को जो है बोर्ड में लगाना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एक मॉनिटर का तार और एक CPU का तार जो है बोर्ड में लगाया हुआ है। इसको जो है आपको ऑन करना है। ऑन करते ही आपके मॉनिटर में लाइट जल जाएगी। इसके बाद जो है आपको अपने CPU में एक पावर बटन होता है, कुछ इस तरीके से होगा, आप ये देख सकते हैं। सबसे बड़ा बटन यही होता है, आपको जो है इसी को प्रेस करना होता है। ये बटन जो है आपको सामने की तरफ भी मिल सकता है, तो CPU में सबसे बड़ा बटन यही है। हम इसे प्रेस कर देंगे, CPU में जो है लाइट जल जाएगी और हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर जो है ऑन हो चुका है। अब आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के बाद आपको जो है कंप्यूटर को बंद करना होता है, और कंप्यूटर को बंद करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर को बंद करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो स्टार्ट बटन है आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक पावर बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक शट डाउन का बटन मिलता है, आपको इसी पर क्लिक करना होता है। इसके बाद जो आपका कंप्यूटर है वो सही तरीके से शट डाउन होने लगता है। कंप्यूटर को बंद करने का यानी कि शट डाउन करने का ये सही तरीका है। अब आपने जो है जहाँ से अपने CPU को और मॉनिटर को बिजली का कनेक्शन दिया है उसे जो है आपको बंद कर देना है। अगर आप इस तरीके से अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तो आपका कंप्यूटर जल्दी जो है ख़राब नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है और आप हमसे बात करना चाहते आज हम सीखने वाले हैं लैपटॉप को चालू कैसे करते हैं और लैपटॉप को बंद करने का सही तरीका क्या होता है।
अगर आपको लैपटॉप को चालू करना और बंद करना पहले से पता है तो आप अगली क्लास देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लैपटॉप को चालू करना और बंद करने का सही तरीका नहीं पता है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो देखिए, लैपटॉप को चालू करने के लिए आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के ठीक ऊपर जो है यहाँ पर एक पावर बटन होगा। ये पावर बटन आपका बीच में भी हो सकता है, ये पावर बटन आपका राइट साइड में भी हो सकता है। तो आपके लैपटॉप में एक पावर बटन होगा, इसी बटन को जो है आपको प्रेस करना है। इसके बाद आपका लैपटॉप ऑन होने लगेगा और कुछ ही देर बाद जो है ऑन भी हो जाएगा। अब आप इस लैपटॉप को चला सकते हैं, जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। अब आप जो है इस लैपटॉप को चला सकते हैं, जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। लैपटॉप को बंद करने का एक सही तरीका होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या काम करते हैं, जो पावर बटन है लैपटॉप का उसी बटन को प्रेस करके अपने लैपटॉप को बंद कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये लैपटॉप को बंद करने का बिल्कुल गलत तरीका है। लैपटॉप को बंद करने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि आपको जो है स्टार्ट बटन पे जाना है। यहाँ पर जो है स्टार्ट बटन होगा, उस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद जो है आपके सामने ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहीं पर जो है नीचे की साइड में आपको पावर का भी बटन मिलेगा, तो आपको जो है पावर बटन पर क्लिक कर देना है। पावर बटन पर क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पर एक शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, आपको जो है शट डाउन पर क्लिक कर देना है। शट डाउन पर क्लिक करते ही आपका जो लैपटॉप है वो बंद हो जाएगा। ये होता है लैपटॉप को बंद करने का सही तरीका। काफ़ी सारे लोग अल्ट बटन के साथ F4 बटन दबा करके अपने लैपटॉप को बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। तो अगर आप जो है बार बार शॉर्टकट से यानी कि अल्ट बटन के साथ F4 बटन दबाने से शट डाउन करके बंद करते हैं तो आपका जो लैपटॉप है उसको ख़राब होने का चांस जो है बढ़ जाता है। आपको जो है उस तरीके से नहीं बंद करना है। आपको जो है स्टार्ट बटन पे जा करके वहाँ पर पावर का जो बटन है इस पर क्लिक करके ही शट डाउन करना है। ये बिल्कुल सही तरीका होता है। मैं काफ़ी सारी जानकारी बताने वाला हूँ। अगर आपको कीबोर्ड के बारे में पता है तो आप अगली क्लास देख सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड के बारे में नहीं पता है तो ये क्लास पूरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो कीबोर्ड होगा वो सेम इसी तरीके से होगा। इसमें आपको कुछ चीज़ों को बड़े ध्यान से समझ लेना है। ये जो आपको ए से लेकर के जेड तक के अक्षर दिए गए हैं, इनसे जो है हम ABCD टाइपिंग करते हैं। साथ में जो है इन्हीं से जो है हम लोग हिंदी टाइपिंग भी करते हैं। हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे। पहले आप इतना समझिए कि अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो भी आप इन्हीं ABCD से ही लिखेंगे। अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो जो ABCD दिया गया है इसी से आप इंग्लिश में भी टाइपिंग करेंगे। अब एक बात का और आपको ध्यान देना है, अगर आप कोई ऐसा डेटा बना रहे हैं जिसमें सभी अक्षर कैपिटल में लिखने हैं यानी बड़े बड़े अक्षर, या फिर आप कोई ऐसा फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ज़्यादातर जो है हमें डिटेल कैपिटल लेटर में भरनी होती है। तो अगर आपको इन सभी बटन को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यानी कि बड़े अक्षरों में टाइप करना है तो आप कैप्स लॉक बटन को ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं आपके कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक नाम से बटन होगा। इसको ऑन करने के बाद राइट साइड में जो है यहाँ पर एक बत्ती जल जाती है। इसका मतलब ये है कि कैप्स लॉक ऑन हो गया है। इसके बाद जो है जो भी आप टाइपिंग करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अगर आपको जो है केवल एक कैरेक्टर को यानी कि केवल एक अक्षर को जो है कैपिटल में टाइप करना है तो उस कंडीशन में आप शिफ्ट बटन दबा करके वो अक्षर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका नाम राम है तो आपको R जो है कैपिटल में लिखना होगा, जिसके लिए आपको जो है शिफ्ट बटन दबा करके इस वाली बटन को प्रेस करना है। तो इसके बाद जो है ये वाला R जो है कैपिटल में टाइप होगा। इसके बाद आप A टाइप करेंगे और M टाइप करेंगे तो ये स्मॉल में टाइप होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक वर्ड को कैपिटल में टाइप करना है तो आप शिफ्ट बटन दबा करके उस वर्ड को, उस कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल में टाइप होगा। अगर आपको सभी को जो है कैपिटल में टाइप करना है तो आप केवल कैप्स लॉक बटन को ऑन कर दीजिएगा, आपका कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी अक्षर टाइप करेंगे वो कैपिटल में टाइप होगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ आ गई है। इसके ठीक ऊपर आपको एक टैब बटन मिलता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में या फिर ऑनलाइन जन सेवा केंद्र पर जितना भी काम होता है उसका फॉर्म भरने में
इस टैब बटन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि आपसे जो है फर्स्ट नेम पूछा रहता है, एक बॉक्स बना रहता है, उसमें जो है आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना होता है, फिर आपको अगले बॉक्स में जाना होता है और उसमें अपना लास्ट नेम लिखना होता है। इसी तरह से आपको ढेर सारे बॉक्स बने हुए मिलते हैं जिसमें आपको बारी बारी से जा करके सभी डिटेल को भरना होता है। तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जो जाने का काम है वो शॉर्टकट से टैब बटन से होता है। आप टैब बटन को प्रेस करेंगे तो दूसरे वाले बॉक्स में आ जाएंगे और फिर से टैब बटन प्रेस करेंगे तो दूसरे वाले टैब में आ जाएंगे। अगर आपको पीछे की साइड में आना है, जैसे कि आप आगे चले गए हैं और पीछे आना है, तो आप शिफ्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करेंगे तो आप पीछे वाले बॉक्स में आएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सबसे बड़ा बटन मिलता है। इस बटन को बोलते हैं स्पेस बार। दो शब्दों के बीच में स्पेस बनाने का यानी कि जगह बनाने का जो काम होता है वो इसी बटन से किया जाता है। आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो दो शब्दों के बीच में स्पेस बनेगा। इसी के बगल में आपको अल्ट बटन मिलता है और कंट्रोल बटन मिलता है। इन बटन का इस्तेमाल करके हम शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे कि कंट्रोल के साथ ए बटन से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल के साथ सी बटन से कॉपी होता है, कंट्रोल के साथ वी बटन से पेस्ट होता है। इसी तरीके से और भी शॉर्टकट बनाए जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के जितने भी शॉर्टकट होते हैं उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है। आप गुलाब गुरु चैनल पर जाइएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद जो है आप कंप्यूटर के सभी शॉर्टकट को अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। यहाँ पर आपको एक विंडोज बटन मिलता है। इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। एक और चीज़ का आपको ध्यान देना है, आप देखेंगे काफ़ी सारे कीबोर्ड में ऐसे बटन हैं जिसमें जो है दो सिंबल दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर जो है सभी बटन में दो सिंबल दिया गया है। इधर भी आप देखेंगे काफ़ी सारे बटन में जो है दो सिंबल दिया गया है। तो इन्हें आपको कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए जिस भी कीबोर्ड में दो सिंबल दिया गया है उसमें से ऊपर वाला सिंबल को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो शिफ्ट बटन के साथ उस बटन को प्रेस करना है। जैसे कि अगर आपको हैच इस्तेमाल करना है तो शिफ्ट बटन दबाइएगा और ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो हैच टाइप होगा। लेकिन अगर आपको 3 लिखना है तो आप केवल इस बटन को प्रेस करेंगे तो 3 टाइप होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आप परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो परसेंटेज टाइप होगा। इसी तरीके से और भी जो है आप इन सभी बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आप सीधी भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप केवल इन बटन को प्रेस करते हैं तो इन बटन में नीचे वाले जो सिंबल हैं वो टाइप होते हैं। अगर आप जो है शिफ्ट के साथ इन बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें जो ऊपर वाले सिंबल हैं वो टाइप होते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है। ऊपर आपको F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन बटन मिल जाते हैं। इनका काम कुछ स्पेशल कामों के लिए किया जाता है। इनका काम जो है शॉर्टकट बनाने में भी किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर लैपटॉप को शट डाउन करना है तो आप अल्ट के साथ F4 बटन को दबाएंगे तो शट डाउन करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसे शट डाउन कर पाएंगे। इसी तरीके से इन बटन का स्पेशल कामों के लिए यूज किया जाता है। जैसे जैसे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम इनके बारे में भी सीख लेंगे। कीबोर्ड में आपको यहाँ पर बैक स्पेस बटन मिलता है। कुछ भी अगर आपने लिख दिया है उसको मिटाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको मिटा सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिलीट बटन भी मिलता है। आप डिलीट बटन पर क्लिक करके भी मिटा सकते हैं। बस फ़र्क ये रहेगा कि ये पीछे से मिटाएगा और ये आगे से मिटाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको एक एंटर बटन मिलता है। आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में अगर कुछ आदेश देना चाहते हैं, कोई फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो आप एंटर बटन दबा करके सबमिट कर सकते हैं। इधर भी आपको शिफ्ट बटन, अल्ट बटन और कंट्रोल बटन मिल जाता है। आप इन सभी बटन का इस्तेमाल जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एरो बटन मिल जाते हैं। ये काफ़ी काम के हैं। अगर आप फॉर्म वगैरह भरेंगे तो आगे पीछे ऊपर नीचे जाने के लिए आप इन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के भी बटन मिल जाते हैं और ये भी काफ़ी काम के हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे और 0 से लेकर के 9 तक की अगर आपको संख्याएं टाइप करनी है, कोई भी संख्याएं टाइप करनी है तो आप इन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बटन तब काम करते हैं जब नम ब्लॉक ऑन रहता है। अगर ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पर बत्ती नहीं जलेगी, अगर ये ऑन रहेगा तो यहाँ पर बत्ती जलेगी।
और ये ऑन रहेगा तो 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं काम करती हैं। बाकी आप भाग वाला सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हो, गुणा है, माइनस है, प्लस है, और यहाँ पर भी आपको एक एंटर बटन मिल जाता है जो कि इस एंटर बटन की तरह ही सेम काम करता है। तो ये थी कीबोर्ड की कुछ जानकारियाँ जो कि आपको जानना ज़रूरी था। बाकी इस कीबोर्ड के बारे में मैंने पूरा डिटेल में और भी अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो गुलाब गुरु चैनल पर मिल जाएगा। आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आप जो है हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं और इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जन सेवा केंद्र पर काम करना चाहते हैं, कोई फार्म वगैरह भरना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग आना ज़रूरी है। आपको टाइपिंग सीखना होगा। अगर आपने टाइपिंग सीख ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने टाइपिंग नहीं सीखी है तो मैंने पूरा हिंदी टाइपिंग सिखाया है और इंग्लिश टाइपिंग भी सिखाया है। किस तरीके से इस पर जो है अंगुलियों को रखना है, किस तरीके से टाइपिंग करनी है, पूरी डिटेल जो है, पूरी जानकारी अच्छे तरीके से समझाई है जो कि आपको गुलाब गुरु चैनल पर मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही दोनों प्लेलिस्ट है। केवल 5 वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश टाइपिंग सीख जाएंगे और केवल 5 वीडियो देखने के बाद ही आप हिंदी टाइपिंग भी सीख जाएंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। नमस्कार, आज मैं आपको माउस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपको माउस के बारे में पता है तो आप अगली क्लास देख सकते हैं। अगर आपको माउस के बारे में नहीं पता है तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। देखिए, माउस में जो है 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बटन होता है। टोटल 3 बटन जो है माउस में पाए जाते हैं। इस वाले बटन को जो है लेफ्ट बटन बोलते हैं और इस वाले बटन को जो है राइट बटन बोलते हैं। और ये जो आपको गोल चक्री सा दिख रहा है इसको जो है स्क्रॉल बार या फिर स्क्रॉल बटन भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि लेफ्ट क्लिक करिए तो आपको लेफ्ट वाले बटन को एक बार क्लिक करना होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि डबल क्लिक करिए तो आपको लेफ्ट वाला बटन ही 2 बार जल्दी से क्लिक करना होता है। अगर आपसे कहा जाए कि राइट क्लिक करिए तो आपको माउस का राइट वाला बटन क्लिक करना होता है। अगर आपसे कहा जाए स्क्रॉल करके नीचे आइए या फिर स्क्रॉल करके ऊपर जाइए तो आपको इस बटन से जो है स्क्रॉल करना है नीचे की साइड में, तो आप नीचे आएंगे। अगर आप जो है स्क्रॉल बार को ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसमें ऊपर स्क्रॉल कर पाएंगे। दूसरी बात कि आपको जो माउस को पकड़ना है कुछ इस तरीके से पकड़ना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट क्लिक करने के लिए बोला जाए तो आप एक बार इस तरह से क्लिक करेंगे। अगर आपको डबल क्लिक करने के लिए बोला जाए तो आप 2 बार जल्दी जल्दी से इस तरीके से क्लिक करेंगे। अगर आपको राइट क्लिक करने के लिए बोला जाए तो आप ये वाले से जो है राइट क्लिक इस तरीके से करेंगे तो राइट क्लिक होगा। अगर आपको पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो आप इस वाली उंगली से नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, इस वाली उंगली से स्क्रॉल बटन को ऊपर नीचे करके ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। अब थोड़ा इनका काम भी जान लीजिए। अगर आपको डेस्कटॉप से किसी फोल्डर को, किसी फाइल को, किसी प्रोग्राम को ओपन करना है तो आपको माउस का डबल क्लिक करना होता है, तब डेस्कटॉप से ओपन होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जाकर के किसी फाइल को, किसी प्रोग्राम को, फोल्डर को ओपन करते हो तो आपको माउस का लेफ्ट क्लिक जो है एक बार ही करना होता है। इसके बाद आप उस प्रोग्राम को, उस फोल्डर को, उस फाइल को ओपन कर पाते हैं। अगर आपको किसी फोल्डर को डिलीट करना है या फिर किसी फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन करना है या फिर किसी फोल्डर को, किसी फाइल को, किसी प्रोग्राम की डिटेल को समझना है, डिटेल और भी देखना है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखना है, तो आप माउस का राइट क्लिक करके उसकी सब कुछ डिटेल को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको उस फोल्डर को, उस फाइल को या फिर उस प्रोग्राम को माउस का लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करना होता है एक बार। इसके बाद जो है आप राइट क्लिक करके उसकी सारी डिटेल को देख सकते हो। जिस भी फोल्डर पे, जिस भी फाइल पर, जिस भी प्रोग्राम पर आप क्लिक करोगे राइट बटन, उसमें जो है थोड़े थोड़े अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो, उसे ओपन भी कर सकते हो, उसे डिलीट भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो राइट क्लिक से आप किसी भी फोल्डर, किसी भी फाइल, किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टी से लेकर के और भी बहुत सारी डिटेल को देख सकते हो। स्क्रॉल बार का काम मैंने बता दिया है कि अगर आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो आप स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक और बात, अगर आपसे ये कहा जाए कि क्लिक करके ड्रैग करिए तो इसका मतलब ये है कि आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, इसके बाद नीचे की साइड में ड्रैग करना है। ड्रैग करने का मतलब है कि लेफ्ट क्लिक को दबा करके ही रखना है, इसके बाद इस तरीके से खींचना है, तो इसे कहते हैं ड्रैग करना, यानी खींचना। अगर आपको ऊपर खींचना है तो आप इस तरीके से ऊपर कर सकते हो। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करिए यानी खींचिए, तो आपको उस फोल्डर या फिर उस फाइल पे उस पर माउस का लेफ्ट क्लिक कर लेना है, इसको दबा के रखना है और नीचे की साइड में ड्रैग करना है, इस तरीके से खींचना है तो ड्रैग होगा। ऊपर की साइड में खींचोगे तो ऊपर ड्रैग होगा। तो मेरे ख्याल से ड्रैग करना भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो बेसिक जानकारी बताने वाला हूं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और जब आप जन सेवा केंद्र पर काम करेंगे या फिर अपने कंप्यूटर पर काम करेंगे तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब हमें किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है या फिर किसी ब्राउजर को ओपन करना है तो आपने अक्सर देखा होगा काफी सारे लोग जो है उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस ब्राउजर को अपने डेस्कटॉप पर ही रख लेते हैं, या फिर जो है उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस ब्राउजर को इस तरीके से टास्क बार पे रख लेते हैं, जिससे ये आसानी होती है कि आपको बार बार स्टार्ट बटन पर क्लिक करके, ऑल ऐप्स पर क्लिक करके इसके अंदर से जाकर के उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप सीधा यहीं पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को या फिर कहें इस ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। चाहे वो गूगल का क्रोम ब्राउजर हो या फिर अगर आप फोटोशॉप रखे हैं तो इसको भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी सॉफ्टवेयर को रखना चाहें उसे रख सकते हैं और यहीं से जो है सीधा उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर कैसे रखे जाते हैं या फिर डेस्कटॉप पर कैसे रखे जाते हैं, इन सॉफ्टवेयर को यहाँ पर रखने के लिए आपको जो है सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद ऑल प्रोग्राम या फिर ऑल ऐप्स करके लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना होता है और जिस भी सॉफ्टवेयर को आप जो है यहाँ पर लाना चाहते हैं टास्क बार पे, उस सॉफ्टवेयर पे जो है आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम जो है ये पेंट वाला सॉफ्टवेयर ही ले लेते हैं। हमें मान लीजिए पेंट वाले सॉफ्टवेयर को यहाँ पर लाना है, तो हम पेंट वाले सॉफ्टवेयर पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर मोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पिन टू टास्क बार, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पेंट वाला सॉफ्टवेयर है वो आपके टास्क बार पे पिन हो जाएगा, यानी कि अब ये यहीं पर रहेगा। दूसरी बात की अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं
को कैसे रखेंगे। इस सॉफ्टवेयर को आपको पकड़ना है और इस तरीके से खींच करके डेस्कटॉप पे लेके आना है और इसे जो है डेस्कटॉप पर छोड़ देना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका शॉर्टकट जो है डेस्कटॉप पर बन जाएगा। अब आप जो है इसे अपनी इच्छानुसार कहीं पर भी रख सकते हो, नीचे रख सकते हो उठा करके, या फिर जो है ऊपर रख सकते हो, जहां पर भी रखना हो आप रख सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर में इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करके डेस्कटॉप से उसे ओपन कर सकते हैं और इसके बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप टास्क बार से इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहें तो केवल आपको एक बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, इसके बाद ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। ध्यान आपको ये देना है कि डेस्कटॉप पर आपने जो भी ब्राउजर रखे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर रखे हैं, जो भी फाइल रखी है, इनको अगर आपको ओपन करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा, इस पे माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करना होगा तो ये ओपन होगा। लेकिन अगर टास्क बार पे आपने रखा है तो आप केवल माउस का लेफ्ट क्लिक एक बार ही करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाता है। ये रही बात कि आप डेस्कटॉप पर सॉफ्टवेयर को कैसे पिन करोगे। अगर आपको इन सॉफ्टवेयर को यहाँ से हटाना है तो आप जो है डेस्कटॉप वाले सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे तो वो यहाँ से हट जाएगा। और अगर आपको टास्क बार वाले को हटाना है तो आप टास्क बार पे राइट बटन क्लिक करेंगे उस सॉफ्टवेयर पे और इसके बाद अनपिन फ्रॉम द टास्क बार ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जो है यहाँ से अनपिन हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को और कोई भी ब्राउजर को, चाहे वो गूगल का क्रोम ब्राउजर आपको रखना हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर रखना हो जैसे फोटोशॉप, टैली, कोरलड्रा, तो आप जो है उन्हें पिन कर सकते हो और उन्हें यहाँ से रिमूव कर सकते हो, यानी कि हटा भी सकते हो। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ गई। दूसरी बात, जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल को, कोई भी फोटो को, कोई भी पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो वो जो है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता है, जिसके लिए जो है आपको दिस पीसी पर क्लिक करना है। दिस पीसी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का फोल्डर मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी पीडीएफ है, जो भी फोटो है, जो भी फाइल है, जो भी सॉफ्टवेयर, जो कुछ भी आप डाउनलोड करोगे वो डाउनलोड वाले फोल्डर में ही आएगा, इस बात का आपको ध्यान है। और यहाँ से अगर आप डेस्कटॉप पे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये वाली फोटो को जो है हमें डेस्कटॉप पे ले जाना है तो पहला तो तरीका ये है कि आप इस पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करिए और ड्रैग करके, यानी कि माउस को खींच करके यहाँ पर ला करके माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए तो ये जो है यहाँ पर मूव हो जाएगा, यानी कि ये वाली फोटो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इस पर क्लिक करिए और अगर इसे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी से कॉपी करिए और डेस्कटॉप पर क्लिक करिए और कंट्रोल वी से पेस्ट करिए तो वो फोटो जो है यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करके भी ला सकते हैं आप, ड्रैग करके भी ला सकते हैं। अगर आप इन फोटो को दोबारा से यहीं पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप ड्रैग करके भी इस तरीके से इसमें जो है ले जा सकते हैं। देखिए इसमें चला गया और यहाँ से कट पेस्ट करके भी ला सकते हैं। कंट्रोल एक्स से कट कर दीजिएगा, इसके अंदर ला करके पेस्ट करेंगे तो वो जो है फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक और बात, अगर आप अपने प्रिंटर से कोई भी फोटो को, कोई भी मार्कशीट को, कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर आप स्कैन करते हैं, यानी कि स्कैन करोगे तो वो जो है आपका डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है सभी के सभी आपके डॉक्यूमेंट, फोटो वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो जब भी आप काम करेंगे, कोई फोटो वगैरह सिग्नेचर अगर स्कैन करेंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में मिलेगा। और बाकी आप इसे जो है डेस्कटॉप पर भी ले जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसा मैंने बताया है, कॉपी पेस्ट करके भी और ड्रैग करके भी डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। इसके बाद जो है आपको कंप्यूटर लैपटॉप में फोल्डर बनाने की भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि आप एक व्यक्ति का एक फोल्डर के अंदर फोटो, सिग्नेचर या फिर डेटा रखना चाहते हैं तो आप फोल्डर बना के भी रख सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आप जो है डेस्कटॉप पर अगर बनाना चाहते हैं तो माउस का राइट क्लिक करिए और न्यू पे जाइएगा और यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करिएगा तो एक नया फोल्डर बन जाएगा। जैसे कि आप इस फोल्डर के अंदर मोहन का डेटा रखना चाहते हैं तो आप मोहन के नाम से इस फोल्डर को बना सकते हैं और नाम लिखने के बाद बाहर क्लिक कर देंगे, फोल्डर का नाम हो जाएगा। अब आप जो है इसको ओपन करके इसके अंदर मोहन की फोटो, मोहन का सिग्नेचर, मोहन की मार्कशीट वगैरह रख सकते हैं, ताकि जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे या फिर कोई भी ऐसा काम करेंगे जहां पर मोहन की फोटो वगैरह की जरूरत है या फिर डेटा की जरूरत है तो आपको जो है वो आसानी से मिल जाएगा इस वाले फोल्डर से। ठीक है। ऐसे ही आप जो है हर जगह पर फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप दिस पीसी पर क्लिक करेंगे और किसी ड्राइव के अंदर अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम एच ड्राइव को ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर अगर आपको फोल्डर बनाना है तो आप इसके अंदर भी माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू पे जाकर के फोल्डर पे जाकर के एक फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हमें फोल्डर नहीं बनाना है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। एक और बात कि आप यहाँ पर भी न्यू का ऑप्शन में दिया गया है, आप इस पर भी क्लिक करके एक फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर पे क्लिक करोगे, फोल्डर बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो, जो भी रखना है, बाहर क्लिक करने के बाद फोल्डर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी ड्राइव के अंदर भी फोल्डर बना सकते हो, डेस्कटॉप के ऊपर भी फोल्डर बना सकते हो और फोल्डर के अंदर अगर आपको फोल्डर बनाना है तो सेम यही प्रोसेस आपको करना होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। माउस का राइट क्लिक करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं न्यू फोल्डर के नाम से। इस फोल्डर के अंदर अगर हमें फोल्डर बनाना है तो सबसे पहले से ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर भी क्लिक करके नया फोल्डर बना सकते हो। माउस का राइट क्लिक करके और न्यू पे क्लिक करके भी एक नया फोल्डर बना सकते हो। ठीक है। ऑटोमेटिक इसका जो नाम है वो आता रहेगा, आप नाम नहीं रखोगे फिर भी जो है फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 के नाम से इस तरीके से फोल्डर बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप फोल्डर बना सकते हो। अगर इसे डिलीट करना है तो इसे आप सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, आप हमसे बात करना चाहते आज हम जानने वाले हैं कि जन सेवा केंद्र के लिए आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। दरअसल आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको प्रिंटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और उनके मन में ये सवाल है कि हमें कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का सबसे बेस्ट प्रिंटर होता है और प्रिंटर लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में हम लोग प्रिंटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जनसेवा केंद्र के लिए आपको इको टैंक का प्रिंटर लेना है या फिर इंक टैंक का प्रिंटर लेना है। इको टैंक और इंक टैंक दोनों एक ही नाम है। इसमें क्या आपको मिलता है कि जो भी आप प्रिंटर लेंगे उसमें जो है इंक के लिए टैंक बना होता है और ऐसे प्रिंटर को इको टैंक प्रिंटर या फिर इंक टैंक प्रिंटर भी कहा जाता है। ये प्रिंटर काफी सस्ते मिलते हैं और काफी अच्छे होते हैं और इसका जो प्रिंट की कॉस्ट आती है वो काफी सस्ती होती है। ब्लैक एंड व्हाइट की जो कॉस्ट होती है वो 15 से 20 पैसे होती है, यानी कि एक पेज का जो खर्च आता है वो 15 से 20 पैसे, और जो कलर प्रिंट की कॉस्ट आती है वो 25 से 30 पैसे की कॉस्ट आती है। तो ऐसे प्रिंटर आपको लेना है जो कि इको टैंक हो या फिर इंक टैंक, दोनों एक ही नाम है, जिस प्रिंटर में आपको जो है इस तरीके से इंक के लिए टंकी बनी हुई होती है। दूसरी बात की आपको ऐसा प्रिंटर लेना है जो ऑल इन वन हो। ऑल इन वन का मतलब यह है कि प्रिंटर एक ही रहेगा लेकिन सभी काम आप कर सकते हैं। जैसे कि स्कैन करना हो तो स्कैन कर सकते हैं, प्रिंट निकालना हो, चाहे कलर प्रिंट निकालना हो, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी आप निकाल सकते हैं, फोटो कॉपी करनी हो वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑल इन वन का मतलब यह है कि आप इस प्रिंटर से सभी काम कर पाएं। तो प्रिंटर लेते वक्त आपको इन बातों का ध्यान देना है कि आपको इंक टैंक प्रिंटर लेना है, जिस प्रिंटर में इंक के लिए टैंक बने होते हैं और इस टैंक में जो है इंक भरी जाती है, ऐसा प्रिंटर लेना है। दूसरी बात की आपको ऑल इन वन प्रिंटर लेना है, जिस प्रिंटर से आप सभी काम कर सकें। अब बात करते हैं कि आपको जो है किस कंपनी का प्रिंटर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 कंपनी लिख करके रखी है, ये तीनों कंपनी जो है काफी बेस्ट है। आप इसमें से किसी भी कंपनी का प्रिंटर ले सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से भी चूज करने में कंफ्यूज हैं कि इन तीनों में से आपको किस कंपनी का प्रिंटर लेना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आपको एप्सन कंपनी का प्रिंटर लेना चाहिए। ये प्रिंटर काफी अच्छे होते हैं और अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो है एप्सन कंपनी के प्रिंटर ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप एप्सन कंपनी के प्रिंटर ले सकते हैं। बाकी आप कैनन कंपनी का भी प्रिंटर ले सकते हैं, एचपी कंपनी का भी प्रिंटर ले सकते हैं। बाकी और भी कंपनियां प्रिंटर
प्रिंटर बनाती है आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बजट थोड़ा कम होगा और वो जो है पुराना प्रिंटर लेना चाहते हैं और उनके मन में भी सवाल होगा कि क्या पुराना प्रिंटर लेने के बाद वो जनसेवा केंद्र पर सभी काम कर पाएंगे। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप पुराना प्रिंटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान आपको ये देना है कि जो आप पुराना प्रिंटर ले रहे हैं वो भी ऑल इन वन प्रिंटर हो, जिसमें आप स्कैन कर पाएं, प्रिंट कर पाएं और फोटोकॉपी भी कर पाएं, और वो भी जो है इको टैंक या फिर कहें इंक टैंक प्रिंटर हो, उसमें भी जो है टंकी बनी हो इंक के लिए। अगर आप पुराना प्रिंटर लेते हैं तो आपको 3000 से लेकर के 5000 के बीच में एक अच्छी कंडीशन का प्रिंटर मिल जाएगा। आप में से काफी सारे लोग नया प्रिंटर लेना चाहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे प्रिंटर के मॉडल बताता हूं जिन्हें आप ले सकते हैं। अगर आप कैनन कंपनी का प्रिंटर लेना चाहते हैं तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हैं। ये मॉडल जो है काफी पॉपुलर है और सबसे ज्यादा मॉडल ये बिका है। इसको जो है 6000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है ऑनलाइन, और इसकी जो रेटिंग है आप देख सकते हैं 4.3 की रेटिंग है और ये प्रिंटर भी काफी अच्छा है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं कैनन पिक्सिमा मेगा टैंक G2012 है और ये ऑल इन वन प्रिंटर है, यानी कि आप इसमें प्रिंट कर पाएंगे, फोटोकॉपी कर पाएंगे, स्कैन कर पाएंगे, रंगीन प्रिंट कर पाएंगे, सब कुछ आप इसमें कर पाएंगे। इसका जो प्राइस है वो 11749 रुपए है। प्राइस जो है थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो आप एक बार जो है ऑनलाइन Amazon पे से चेक कर लीजिएगा। अगर आप जो है कैनन में ही वाईफाई प्रिंटर लेना चाहते हैं, ये वाईफाई वाला नहीं है, अगर आप वाईफाई लेना चाहते हैं तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हैं। इसमें आपको वाईफाई की सुविधा भी मिल जाती है। इसको जो है 11000 से ज्यादा लोगों ने रेटिंग की है और ये भी प्रिंटर काफी ज्यादा बिका है और ये प्रिंटर भी काफी बेस्ट है। इसमें जो है आपको वाईफाई की सुविधा मिल जाती है। बाकी जो मैंने ये वाला प्रिंटर आपको बताया है, ये वाली प्रिंटर की सेम सुविधा आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। इसका जो प्राइस है वो 13399 रुपए है। थोड़ा बहुत घट सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। अगर आप वाईफाई वाला खरीदना चाहें तो ये खरीद सकते हैं। अगर आप जो है एचपी का प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो आप ये वाला मॉडल खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 11299 रुपए है। मॉडल नंबर आप ये देख सकते हैं और ये ऑल इन वन प्रिंटर है। आप प्रिंट निकाल सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप जो है एचपी में भी वाईफाई चाहते हैं, इसमें जो वाईफाई की सुविधा नहीं है, अगर आप एचपी कंपनी में भी वाईफाई वाला प्रिंटर चाहते हैं तो आपको ये वाला प्रिंटर देखना चाहिए। इस प्रिंटर का जो मॉडल नंबर है वो है एचपी स्मार्ट टैंक 585। ये ऑल इन वन प्रिंटर है और वाईफाई की सुविधा आपको इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो 13999 रुपए है। थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप जो है एप्सन कंपनी का प्रिंटर लेना चाहते हैं तो आप ये वाला प्रिंटर ले सकते हैं। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं एप्सन इको टैंक L3211 प्रिंटर है और ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है। इस प्रिंटर से आप सभी काम कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 11499 रुपए है अभी के टाइम में। बाद में थोड़ा बहुत घट सकता है या फिर बढ़ सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। ये प्रिंटर जो है एप्सन का सबसे बेस्ट प्रिंटर में से एक है। ज्यादातर मार्केट में जो है अभी के टाइम में यही प्रिंटर चल रहा है। अगर आपको एप्सन का L3211 प्रिंटर नहीं मिल रहा है तो आप जो है एप्सन का जो L3210 प्रिंटर है वो ले सकते हैं। दोनों प्रिंटर बिल्कुल सेम काम करते हैं और काफी ज्यादा जो है मार्केट में चल रहे हैं, चाहे वो 3210 हुआ और चाहे वो 3211 हुआ, दोनों में से आप कोई भी प्रिंटर ले सकते हैं। और अगर आप एप्सन में वाईफाई वाला प्रिंटर लेना चाहते हैं तो आप ये मॉडल ले सकते हैं L3252। ये वाईफाई ऑल इन वन प्रिंटर है। इसका जो प्राइस है वो 13799 रुपए है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो भी प्रिंटर ले रहे हैं, जितने भी प्रिंटर मैंने आपको बताए हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से जो भी प्रिंटर ले रहे हैं ना, उसे ऑनलाइन खरीदने से पहले आप अपने लोकल मार्केट में एक बार ऑफलाइन जरूर पता कर लें। कभी कभी क्या होगा कि ऑनलाइन से सस्ता जो है आपको ऑफलाइन ही मिल जाता है और 500-1000 रुपए सस्ता ही मिलेगा। तो जब भी आप प्रिंटर खरीद रहे हैं तो आपको एक बार ऑफलाइन जरूर पता कर लेना है, उसके बाद ही जो है आपको प्रिंटर खरीदना है। एक और बात, जितना भी मैंने आपको प्रिंटर बताया है ना, सभी प्रिंटर पर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों इन कंपनियों के और भी मॉडल के प्रिंटर आते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। बस ध्यान आपको ये देना है कि आप जो भी प्रिंटर ले रहे हैं वो इको टैंक या फिर इंक टैंक प्रिंटर होना चाहिए, जिसमें जो है इस तरीके से टैंक बना हो जिसमें आप स्याही डालेंगे। और दूसरी बात की आप ऑल इन वन प्रिंटर लीजिएगा, यानी कि एक ही प्रिंटर से आपका सब काम हो जाएगा, चाहे स्कैन करना हो, कलर प्रिंट करना हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, और चाहे फोटोकॉपी करना हो। अगर ऑल इन वन प्रिंटर रहेगा तो सब काम हो जाएगा। इन दो बातों का ध्यान देकर के आप किसी भी कंपनी का कोई भी मॉडल का प्रिंटर ले सकते हैं। बाकी जो इस समय जो है प्रिंटर चल रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि प्रिंटर को सेटअप कैसे करते हैं। अगर आप एक नया प्रिंटर लेते हैं तो प्रिंटर के साथ आपको वायर मिलते हैं, कुछ इंक की बोतल मिलती है। इस इंक को प्रिंटर में कैसे रिफिल करना है, वायर को कैसे लगाना है, साथ में जो है प्रिंटर को कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। देखिए प्रिंटर को सेटअप करना बहुत आसान है, बस आप चीजों को ध्यान से समझिए। ये मेरे पास एप्सन का L3116 प्रिंटर है। आपके पास कोई भी प्रिंटर है, प्रिंटर को सेटअप करने का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके से आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रिंटर को सेटअप कर सकते हैं। बस चीजों को ध्यान से समझिएगा। जब आप एक नया प्रिंटर लेंगे तो आपको दो इस तरीके से वायर मिल जाते हैं। एक वायर जो है आपके प्रिंटर के साथ कनेक्ट होकर के आपके कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कनेक्ट होगा, जिसमें जो है इस तरीके से USB पोर्ट बना होगा। ये जो USB वाला हिस्सा है ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट होगा, और इसका जो ये वाला हिस्सा है ये आपका प्रिंटर के साथ यहाँ पर जो है सेम साँचा बना होगा, इस तरीके से आपको इसके अंदर कनेक्ट करना होता है इस तरीके से। इसके बाद जो है ये वाला हिस्सा कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ये आपको अपने कंप्यूटर के साथ अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होता है जब आप कंप्यूटर लैपटॉप से प्रिंट करते हैं। फिलहाल इसे भी कनेक्ट करना सीखेंगे। इसके बाद जो दूसरी केबल आपको मिलती है ये पावर केबल होती है। पावर केबल का ये वाला हिस्सा आपको प्रिंटर में लगाना होता है, पीछे की साइड में जगह दी होती है, बिल्कुल ऐसा ही साँचा बना होगा, आपको इस साँचे में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करना बहुत आसान है, बस आपको इसे इस तरीके से पकड़ना है और इसमें जो है प्लग कर देना है। इसके बाद जो है ये वाला केबल भी कनेक्ट हो जाता है। इस केबल का जो दूसरा हिस्सा है वो आपको जो है पावर वाले जो बोर्ड है, जो आपका स्विच बोर्ड है, उसमें लगाना होता है, जहां से आप अपने प्रिंटर को पावर देंगे। आपके प्रिंटर में कुछ बटन दिए गए होते हैं, इन बटन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बटन होता है पावर का, इस पर क्लिक करके आप अपने प्रिंटर को बंद भी कर सकते हैं, और अगर आपका प्रिंटर बंद है और आप उसे चालू करना चाहते हैं तो आप इसी पर क्लिक करके चालू भी कर सकते हैं। इसी के बगल में आपको एक और बटन मिलता है जिसका इस्तेमाल करके आप फोटोकॉपी कर सकते हैं, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। यानी कि अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करनी है तो आपको ये वाली बटन को दबाना है। इस पे जो पेपर बना होगा वो ब्लैक कलर से बना होगा। अगर आपको जो है कलर में फोटोकॉपी करनी है तो ठीक इसी के बगल में जो है एक पेपर जैसा बना होगा बटन, और ये बटन जो होगा वो कलर में होगा। इसका मतलब ये है कि आप इस बटन का इस्तेमाल करके जो भी फोटोकॉपी करेंगे वो कलर में फोटोकॉपी होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसी के बगल में आपको एक कैंसिल का बटन मिलता है जिसमें आपको दो सिंबल मिल जाते हैं। पहला सिंबल है इंक का, यानी कि स्याही का। अगर आपकी स्याही खत्म हो जाती है तो वो यहाँ पर इंडिकेट करेगा, यानी कि वो यहाँ पर जलेगा कि आपकी स्याही खत्म हो गई है। अगर आपकी स्याही पास नहीं होगी फिर भी जो है ये वाला सिंबल जलता है। इसी के नीचे आपको एक पेपर वाला सिंबल मिलेगा, यानी एक पेपर जैसा आइकन बना होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपके प्रिंटर में जो है पेपर फंसेगा तो ये वाली लाइट ब्लिंक होगी, यानी कि ये वाली लाइट जलेगी। तो ये कुछ प्रिंटर में बटन होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, इस वाले से फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, इस वाले से कलर फोटोकॉपी कर सकते हैं, और ये इंक का और पेपर फंसने का दो सिंबल यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ में जब आप एक नया प्रिंटर लेते हैं तो आपको अपने प्रिंटर में इंक भी डालना होता है। आपको 4 बोतल जो है इंक मिलता है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। आप इस ढक्कन को खोलेंगे, आपके पास जो भी प्रिंटर है उसमें इस तरीके से इंक टैंक बना होगा, इसी में जो है आपको इंक को डालना होता है। ये जो इंक टैंक है इसमें जो है ढक्कन लगा होगा, इस ढक्कन को
आप एक एक करके इस तरीके से ऊपर करेंगे और इसके बाद जो है आपको इसके अंदर इंक डालनी होती है। इंक डालने के बाद जो है आपकी इंक जो है इस वाले टैंक में भर जाती है। इंक डालना बहुत आसान है। इसमें जो इंक टैंक बने हैं इसमें जो है छोटे छोटे होल होते हैं, जो इंक वाली डब्बी होती है वो आपको इसके अंदर रख देनी होती है और इसके बाद ऑटोमेटिक जो है इंक फिल हो जाता है। बस इंक भरते वक्त इस चीज का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है सिंबल भी बनाया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला कलर आपको बीके डालना है। बीके का मतलब होता है कि ब्लैक कलर। इसके बाद आपको वाई लिखा हुआ मिलेगा, वाई का मतलब है कि येलो, और उस पर जो है कलर भी बना हुआ है, आप इस चीज को नोटिस करिएगा। दूसरे वाले में आपको येलो डालना है और तीसरे वाले में लिखा है एम, एम का मतलब होता है मजेंटा, आपको मजेंटा वाला कलर इसके अंदर डालना है और लास्ट में आपको जो है सी यानी कि सियान वाला कलर डालना है। ये जो कलर के इंडिकेटर दिए गए हैं यानी कि ये जो कलर दिखाए गए हैं, जब आप बोतल वाला कलर लेंगे तो उस पे भी जो है ये कलर दिए गए होते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। कलर डालने में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, सब कुछ जो है आपको दिख जाएगा, आप आराम से जो है उसे डाल सकते हैं। ठीक है, कलर को डालने के बाद अगर आपने नया प्रिंटर लिया है तो आपको कुछ सेटिंग करनी होगी, जैसे कि इसको जो है आप ओपन करके ही रखिएगा। इसके बाद जो है आपको अपने प्रिंटर को पावर से कनेक्ट कर देना है। मैंने जो है कनेक्ट कर दिया है और पावर को ऑन कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको प्रेस करके अपने प्रिंटर को भी ऑन करना है। हमारा जो है प्रिंटर ऑन हो रहा है, आपका भी प्रिंटर इसी तरीके से ऑन होगा, बस आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपका प्रिंटर ऑन हो जाएगा तो आपको जो है इस वाली बटन को, ये जो बटन है ना, इसी के ठीक बगल में ये जो इंक वाला सिंबल दिया गया है, इंक वाला इंडिकेटर, उसमें जो है लाइट जलेगी। जब आपका नया प्रिंटर रहेगा तो, मेरा तो पुराना है इसलिए नहीं जल रही है, ठीक है, लेकिन ये लाइट जलेगी। इसका मतलब ये है कि अभी आपको जो है इंक को पाइप के जरिए हेड तक पहुंचाना है। देखिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो इंक टैंक है ना, इससे इंक होते हुए इस पाइप के जरिए हेड में जाता है। उसको जो पहुंचाने का काम है वो आपको इस बटन से करना है। ये जो इंक वाला सिंबल है ये जलेगा और ये वाला जो बटन है इसको 5 सेकंड तक आपको दबा करके रखना है, 5 से 10 सेकंड तक। ठीक है, 5 से 10 सेकंड तक जैसे ही आप दबा के रखेंगे तो आपके प्रिंटर में हलचल होने लगेगी, यानी कि आपका प्रिंटर आवाज करने लगेगा। इसके बाद का काम आपको कुछ नहीं करना है, बस इस डब्बे को खुले ही रखना है। 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ऑटोमेटिक जो सारा काम है वो आपका प्रिंटर करेगा। इंक पहुंचाने का काम जो है वो ऑटोमेटिक होगा। 10 से 15 या फिर ज्यादा 20 मिनट तक का समय लग सकता है। इसके बाद जो आपकी इंक है ना वो आपके प्रिंटर के हेड तक पहुंच जाती है और इसके बाद जो लाइट है वो भी बंद हो जाएगी। इसके बाद जो आपका प्रिंटर का सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो है ये जो आपने ओपन किया है इन सभी को बंद कर देना है एक एक करके। अब जो है आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो गया है। अब आप जो है इस प्रिंटर से फोटो कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट करना हो चाहे रंगीन करना हो। फोटो कॉपी करने के लिए आपको A4 साइज का पेपर पीछे डालना होता है। आपको जो है पीछे की साइड में इस तरीके से ट्रे मिलता है, इस ट्रे को आप ऊपर खींचेंगे और जो भी आपके पास A4 साइज का पेपर है वो आप जो है अच्छे तरीके से इसमें फिट कर देंगे। पेपर को डालने के बाद जहां पर आप पेपर डालेंगे वहां पर इस तरीके से लॉक बना होता है, इसको आप थोड़ा सा कस देंगे। कसने से ये फायदा होगा कि आपका पेपर फंसता नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है आप इस प्रिंटर से फोटो कॉपी कर सकते हैं। फोटो कॉपी करने के लिए आप जो है ऊपर वाले ढक्कन को इस तरीके से उठाएंगे, जो कुछ भी आप फोटो कॉपी करना चाहते हैं इसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद इस ढक्कन को बंद कर देंगे और अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी करनी है तो आप इसे प्रेस करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट को, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी होगा। अगर आप कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कलर वाले को प्रेस करेंगे तो कलर प्रिंट होगा। जैसे कि आपने दुकान पे तो देखा ही होगा कि किस तरीके से लोग फोटो कॉपी करते हैं, इसको उठाते हैं, इसके अंदर डाल करके फोटो कॉपी करते हैं। इस प्रिंटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो टंकी की साइड में होता है, यानी कि आप अगर ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं पेज के ऊपर साइड में तो आप जो है इस टंकी के साइड में जो है आप कुछ भी पेपर रखेंगे तो वो ऊपर प्रिंट होगा। अगर आप जो है इसके नीचे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इधर रखना होगा। फिलहाल जब आप एक दो बार प्रिंट निकालेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रिंटर को सेट करना होता है, कलर वगैरह डालना होता है। सभी बटन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से प्रिंट निकालना चाहते हो, प्रिंट कमांड देना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में प्रिंटर का जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल करना होता है। आप किसी भी कंपनी का प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, उस कंपनी का कोई भी मॉडल का प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, उसका जो है ड्राइवर आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा। देखिए गूगल से किसी भी प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर लैपटॉप में और उसके अंदर आपको सर्च करना है। सबसे पहले आपको लिखना है आप जिस कंपनी का प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपको मॉडल नंबर लिखना है, आप जो भी मॉडल नंबर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको लिख देना है प्रिंटर ड्राइवर। एग्जांपल के लिए हम एप्सन का जो L3211 प्रिंटर आता है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो हम जो है वही लिख देंगे। अगर आप जो है कैनन का डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लिखेंगे कैनन और मॉडल नंबर और प्रिंटर ड्राइवर। इसके बाद कैनन की वेबसाइट भी आ जाएगी। अगर आप HP का डाउनलोड करना चाहते हैं तो HP लिखेंगे, इसके बाद मॉडल नंबर, इसके बाद प्रिंटर ड्राइवर, तो HP की वेबसाइट भी आ जाएगी। तो आप जिस भी कंपनी का प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं और जो मॉडल इस्तेमाल करते हैं वो टाइप करने के बाद प्रिंटर ड्राइवर लिख देंगे तो आपके सामने उसका जो ड्राइवर है वो आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको एप्सन का ही ड्राइवर डाउनलोड करना है तो आप इसे सर्च कर लेंगे अपना मॉडल नंबर डाल करके। इसके बाद जो पहली वेबसाइट मिलेगी उसी कंपनी की मिलेगी जो आपने सर्च किया है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा बस आपको यहाँ पर वेट करना होगा जब तक ये प्रॉपर तरीके से ओपन होती है। ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि जो आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ से वो बदल सकते हैं, विंडोज 8 बदल सकते हैं, विंडोज 10 बदल सकते हैं। अगर आप विंडोज 11 इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर तो विंडोज 11 दिया ही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया है ना विंडोज 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी पर ही जो है आपको इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन तो यहाँ पर विंडोज 11 दिया ही नहीं है और इसने जो डिटेक्ट किया है वो ये वाला किया है विंडोज 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम इसी पे इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको ड्राइवर्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है स्कैनर ड्राइवर मिल जाएगा, आप डाउनलोड पर क्लिक करके स्कैनर ड्राइवर को डाउनलोड कर लेंगे और नीचे आपको प्रिंटर ड्राइवर मिल जाएगा, आप इसके सामने डाउनलोड पर क्लिक करके प्रिंटर ड्राइवर को भी डाउनलोड कर लेंगे। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल मैं जो है एप्सन का L3116 प्रिंटर इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसे जो है डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको इंस्टॉल करना है ड्राइवर तो आप कैसे करेंगे। जब आप जो है इन्हें डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने से पहले जो आपके प्रिंटर का USB वाला वायर है वो आपको जो है अपने कंप्यूटर के CPU में लगा देना है। जो मैंने आपको USB वाला वायर दिखाया था वही वाला वायर जो है आपको अपने कंप्यूटर में CPU में लगा देना है। USB पोर्ट बना होगा उसमें लगा दीजिएगा और लैपटॉप में इंस्टॉल करें तो लैपटॉप में लगा दीजिएगा। और इसके बाद जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्कैनर ड्राइवर को भी और प्रिंटर ड्राइवर को, दोनों पर क्लिक करके बारी बारी से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है अब आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से जो भी प्रिंट देना चाहते हैं, जैसे कि फोटो प्रिंट करना चाहते हैं, PDF प्रिंट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, सब कुछ जो है प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर को सेटअप कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान देना होता है, ड्राइवर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अगली क्लास के अंदर मैं आपको लाइव जो है दिखाने वाला हूँ प्रिंटर का जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल करके। ठीक है, तो अगर आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है तो आप अगली क्लास देख सकते हैं। फिलहाल इंस्टॉल करना बहुत आसान है, आप कर लेंगे, लेकिन दिक्कत आ रही है तो आप अगली क्लास देख सकते हैं। अगली क्लास के अंदर मैंने आपको लाइव दिखाया है इंस्टॉल करके। ठीक है, डाउनलोड भी किया है और इंस्टॉल भी किया है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है